अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर को खोज रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा पेपर है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का, उसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फजान्स रूल के बारे में। फजान्स रूल जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें हमारा पोलराइजेशन ऑफ आयंस का अगर हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फजान्स रूल को समझना आसान होता है। तो पोलराइजेशन ऑफ आयंस पर हम ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं, पिछला लेक्चर ही है, आप लोग आई बटन पर जाकर देख लीजिए या फिर लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर देख लीजिए क्योंकि वहीं से ही इस वीडियो की अब हम शुरुआत करने वाले हैं। और इसमें हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि फजान्स रूल से कैसे टॉपिक पूछे जाते हैं, इसके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उन सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम आपके तैयारी को सबसे बेहतर बना सकें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फजान्स रूल से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली दो ही प्रकार के क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन आगे और भी फजान्स रूल के लेक्चर्स आने वाले हैं तो उन सभी में और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और मेनली ऐसा देखा गया है कि फजान्स रूल से यही दो प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में। लास्ट ईयर भी इसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट फजान्स रूल। हमें बताना है कि फजान्स रूल क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द फजान्स रूल एक्सप्लेन व्हिच कंपाउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मोर कोवैलेंट। क्या पूछ रहा है कि हमें बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से या फिर ये तीनों जो हमारे पास कंपाउंड्स दिए गए हैं, जिसमें दो दो कंपाउंड्स दिए गए हैं, इन कंपाउंड्स में सबसे अधिक मोर कोवैलेंट किस में पाया जाता है। तो खैर ये चीज़ जो हमारे पास नीचे लिखा गया है ABC, ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि फजान्स रूल क्या होता है। और जब भी फजान्स रूल दिया जाएगा तो उसके साथ पोलराइजेशन ऑफ आयंस भी दिया जाएगा और साथ ही साथ ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, यह बात ध्यान में रखिए। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या होते हैं। व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ आयंस। पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होता है। इन दोनों चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। तो मेनली ऐसा देखा गया है कि ये वाला क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हमें पोलराइजेशन ऑफ आयंस को, अगर फजान्स रूल पूछता है तो पोलराइजेशन ऑफ आयंस हमें लिखना ही रहेगा, ठीक है। तो अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर पोलराइजेशन ऑफ आयंस वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हमारे लिखे गए हैं ये तीनों, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम अगले लेक्चर में बात कर लेंगे। और उसके बाद हमारे इस फजान्स रूल और पोलराइजेशन ऑफ आयन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही बचे रहेंगे, तो उनके बारे में भी उसके अगले लेक्चर में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कि फजान्स रूल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलिए इसके हम सोल्यूशन पर बात करते हैं या इसके आंसर पर। तो जब हम यह समझ चुके हैं कि फजान्स रूल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर अब चलिए हम इनके एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन पर बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम पिछले लेक्चर में जब पढ़े थे कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होता है, तो वहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे पास एक कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। खैर वहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, तो आप लोग यहाँ पर भी लिख लीजिएगा। अगर पिछले लेक्चर के नोट्स को बनाए हैं तो लिख लीजिएगा। इसके नीचे M+ मतलब कैटायन, और इसके नीचे लिख दीजिए X- यानी कि एनायन, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख दीजिए M+ और यहाँ पर भी लिख दीजिए X-, ठीक है। अब चलो इसके अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो कैटायन होता है
मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ पोलराइजेशन, तो ध्यान से सुन लीजिएगा अगर पिछले लेक्चर को कोई नहीं देखा है तो बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करिए। जो कैटायन होता है वह एनायंस की तुलना में ऐसा देखा गया है कि हर बार छोटा पाया जाता है। और फजांस ने यह देखा, क्या देखा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब हम कैटायन को एनायन के समीप लाते हैं, या फिर कह सकते हैं जब आयनिक बॉन्ड में दो एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं आयनिक बॉन्ड के द्वारा, तो यह आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में जो कैटायन होते हैं वो एनायन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगते हैं। क्या होता है, कैटायन का शेप छोटा होता है, एनायन का शेप बड़ा होता है। तो जो कैटायन होते हैं वो एनायन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से एनायन का जो शेप होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और डिस्टर्बली दिखा सकते हैं, वैसे मैंने इतना ही दिखाया तो आप और भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर जब कैटायन एनायन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है तो एनायन का जो स्ट्रक्चर या शेप होता है वह डिस्टर्ब होता है, और यही फिनोमिना ही पोलराइजेशन ऑफ आयंस कहलाता है, यानी कि आयंस का ध्रुवीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसके बाद फजांस ने देखा कि जब हमारा कोई भी आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन की घटना होती है या फिनोमिना होती है, तो उनके जो आयनिक क्वालिटीज हैं या आयनिक कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़े से खत्म होने लगते हैं, और उनकी जगह पर कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर आने लग जाता है। मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक दूसरे से फुल्ली ट्रांसफर होने के बाद ही आयनिक बॉन्ड बनता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन फजांस ने देखा कि जब हमारा पोलराइजेशन का प्रोसेस हो जाता है या फिनोमिना हो जाता है, तो उसमें कैटायन के और एनायन के जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप जैसे ही होगा वैसे ही वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर पाया जाने लग जाता है। सोचो, पहले आयनिक कंपाउंड था, लेकिन जब पोलराइजेशन हुआ तो इसका जो आयनिक कैरेक्टर है वो थोड़ा खत्म होने लग जाता है। और जब आयनिक कैरेक्टर खत्म होने लगता है, पूरे तरीके से नहीं खत्म होता, बहुत थोड़ा सा खत्म हो जाता है, वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर पाया जाने लग जाता है या कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाने लग जाता है। और इसी के बारे में ही फजांस ने बताया था, और इसी को ही हम फजांस रूल कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें भी क्लियर हुई। इसमें कुछ और भी चीजें हम समझते हैं। फजांस ने यह भी बताया कि जो पोलराइजेशन की घटना होती है या फिनोमिना होती है वह कैटायन और एनायन के क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम इसी लेक्चर में आगे चलकर बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर समझो कि जो पोलराइजेशन होता है वो कैटायन और एनायन के क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि कितना मात्रा में पोलराइजेशन होगा। अगर कैटायन छोटा है या बड़ा है तो कितना पोलराइजेशन होगा, एनायन छोटा है या बड़ा है तो कितना पोलराइजेशन होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में ही बहुत ही डिटेल रिसर्च किया फजांस ने, और फजान ने इस थ्योरी के बारे में या इसके बारे में एक रूल दिया, और उसी रूल को ही हम कहते हैं फजांस रूल। ठीक है, तो चलिए अब हम ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि फजांस रूल क्या होता है। अब चलिए इसमें हम समझते हैं कि फजांस ने कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स दिए जो हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने जरूरी हैं। तो जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि फजांस ने क्या निष्कर्ष निकाला था, तो उसी पर ही अब हम बात करने वाले हैं। उन्हीं चीज़ों को बेसिकली यहाँ पर शब्दों में लिखा गया है, और ये जो भी नोट्स हैं हमारे, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो लिखा गया है कि साधारणतः निगेटिव आयन की अपेक्षा पॉजिटिव आयन छोटा होता है। मैंने आप सभी को बताया ना कि जो कैटायन होता है वह एनायन की अपेक्षा छोटा ही होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। जब दो अपोजिट आयन एक दूसरे के पास आते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज्ड आयन एक दूसरे के जब पास आते हैं, तब कैटायन एनायन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मैंने आप सभी को बताया ही था। तो जब अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एनायन का शेप डिस्टर्ब हो जाता है और पोलराइजेशन होता है।
यही तो पोलराइजेशन होने का प्रोसेस है कि जब कैटायन एनायन के संपर्क में आएगा या समीप आएगा तो कैटायन एनायन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगता है, जिसकी वजह से एनायन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है और यही घटना ही पोलराइजेशन ऑफ आयंस कहलाती है। इसके बाद और दोनों आयन के मध्य इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा शेयर यानी कि उनके बीच शेयर होने लगता है इलेक्ट्रॉनों का, जिसकी वजह से यानी कि यह भी कह सकते हैं कि ये ओवरलैप करने लगते हैं। तो अर्थात बॉन्ड का जो नेचर है ये हमारे पास लिखा गया है बॉन्ड का टाइप, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। ये बॉन्ड का टाइप लिखा गया है वह कोवैलेंट हो जाता है, यानी कि अभी तक हम देख रहे थे कि यह आयनिक कंपाउंड है, लेकिन जैसे ही पोलराइजेशन का प्रोसेस हुआ या फिनोमिना हुआ, इसका जो बॉन्ड का नेचर था आयनिक वह थोड़ा सा कोवैलेंट हो जाता है। और फिर कहा अकॉर्डिंग टू फजांस ने कहा कि एनायन के पोलराइजेशन में वृद्धि फॉलोइंग रीजन से होती है, यानी कि जो पोलराइजेशन का प्रोसेस है या फिनोमिना है उस पोलराइजेशन के फिनोमिना में वृद्धि तभी हो सकती है, उसके लिए कुछ कारण बताए या कुछ पॉइंट्स बताए। तो चलिए अब उन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और यहीं से ही हमारा फजांस रूल बेसिकली स्टार्ट होता है। ये सभी चीज़ें तो हमारे एक इंट्रोडक्शन के तौर पर थे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम अब शुरू करते हैं कि फजांस ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया था। तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने यही दिया कि जब हमारा साइज, अगर हम कैटायन के साइज पर बात करें या एनायन के साइज पर बात करें, तो वहाँ पर भी पोलराइजेशन की मात्रा डिपेंड करती है। अगर कैटायन का साइज बढ़ाएंगे तो भी बदलेगा, एनायन का साइज घटाएंगे तो भी बदलेगा, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। देखो कहता है, हम लोग पहले ही यह जानते हैं, मैं चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल करता हूँ। तो ये हमारे पास है कैटायन का साइज, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास है एनायन का साइज, ठीक है। ये थोड़ा सा चलो हम बड़ा कर देते हैं, कैटायन का साइज ये भी हो गया और ये हमारे पास एनायन का साइज हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहला केस। अब दूसरा केस पर बात कर लेते हैं। जस्ट सपोज कि इससे बड़ा हम एक और कैटायन लेते हैं, तो ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया हमारे पास कैटायन, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा मैं लेने की कोशिश किया हूँ, चलो इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि कैटायन नॉर्मल तौर पर देखा जाता है इतना बड़ा भी नहीं पाया जाता है, तो इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। कंपेरेटिवली इसके हम थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना बड़ा तो शायद काफ़ी होगा, ठीक है। और हम एक एनायन लेते हैं जो कि फिक्स्ड साइज है, यानी कि जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी रहेगा। इसका शेप हम नहीं बदल रहे, सॉरी, इसका जो हमारा साइज है शेप का या एनायन का जो साइज है वो हम नहीं बदल रहे हैं। एनायन फिक्स्ड साइज का है, लेकिन कैटायन का साइज हम बदल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास कैटायन है उसे M+ लिख देते हैं और यहाँ पर एनायन जो है X-, और यहाँ पर हमारे पास भी कैटायन है M+ और यहाँ पर हमारे पास है X-। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम जानते हैं कि कैटायन जो होता है वह एनायन के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, जिसकी वजह से डिस्टर्ब होता है शेप एनायन का और इसकी वजह से पोलराइजेशन होता है। तो अगर कैटायन का साइज छोटा है और दूसरे केस में कैटायन का साइज बड़ा है, तो ध्यान से सुनना, जो कैटायन का फोर्स होता है, जो पोलराइजिंग पावर होता है, वह उसके न्यूक्लियस पर ही डिपेंड करता है। न्यूक्लियस जितना एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के पास होगा उतना ही पावर से इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है, ठीक है। लेकिन जितना ही दूर होगा, अगर हम कैटायन के साइज को बढ़ाएंगे तो जो न्यूक्लियस होगा वह कैटायन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों से दूर ही तो होगा। समझ में आ रही बात? तो जब यह न्यूक्लियस, कैटायन का जो न्यूक्लियस है वह एनायन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों से दूर पड़ेगा, तो यह कम पावर से इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है। समझ में आई बात? तो जब हम कम पावर से कैटायन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को, तो कम पोलराइजेशन होगा। समझ में आई बात? यानी कि जब हमारा कैटायन छोटा होगा तो वह
वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को, किसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को? एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को तेजी से खींच सकता है, और जितना तेजी से खींचेगा उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, और जितना डिस्टर्ब होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। यानी कि जब हमारा कैटायन का साइज छोटा होगा तो वह कैटायन के साइज बड़े होने के कंपेयर में अधिक पोलराइजेशन करेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कैटायन जितना छोटा होगा वह उतना ही अधिक बल से एनायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अतः पोलराइजेशन अधिक होगा। अगर कैटायन का साइज छोटा ना होकर बड़ा होता तो वह कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो कम पोलराइजेशन होगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर हैं, जैसे NaCl, KCl, AgCl। यहाँ पर देखा जाए तो Na, K और Ag हमारे पास क्या होते हैं? कैटायन होते हैं। जो Cl हैं यहाँ पर एनायन होते हैं, और ये दोनों और ये तीनों Cl हमारे एक ही हैं। यानी कि हमने एनायन का साइज तो सेम रखा लेकिन कैटायन का साइज हमने बदल दिया। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो Na का जो साइज है वह छोटा है कंपेरेटिवली K के, और K जो है उसका साइज छोटा है कंपेरेटिवली Ag के। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जहां पर छोटा साइज है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि यह ज़्यादा पावर से फोर्स से इसका पोलराइजेशन किया है, तो इसके बीच एनायनिक बॉन्ड बनने के साथ साथ कोवैलेंट बॉन्ड की मात्रा भी अधिक पाई जाने लग गई है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह हाई है, और यह उससे कम है और यह सबसे कम है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता गया है उसके मेल्टिंग पॉइंट घटते चले गए हैं, यानी कि पोलराइजेशन उतना ही कम होता चला गया है। यह पहला केस हो गया। दूसरे केस पर बात करते हैं। दूसरा केस हमारा कहता है कि एनायन जितना बड़ा होगा, ठीक है, एनायन जितना बड़ा होगा उतना ही कम बल से वह वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को रोक सकता है। दूसरा केस समझो, यहाँ पर दूसरे केस पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चलिए हम थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं, क्योंकि यहीं पर ही हम समझाएंगे दूसरा केस भी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा केस क्या कहता है कि जैसे कैटायन का साइज इस बार हम फिक्स्ड कर देंगे, ठीक है, यानी कि जितना यहाँ पर है उतना ही साइज यहाँ पर भी है, लेकिन जो एनायन का साइज है वह इस बार हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसकी तुलना में हम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये इतना बड़ा मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, दूसरा केस क्या कहता है कि पहले केस में तो हमने कैटायन का साइज बदला, दूसरे केस में हम एनायन के साइज को बदल रहे हैं। तो क्या कहता है कि जब हम एनायन के साइज को बदलेंगे और कैटायन के साइज को सेम रखेंगे तो इस सिचुएशन में जो एनायन का न्यूक्लियस होगा वह वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को कम पावर से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर छोटा है तो यह ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही एनायन का साइज बढ़ जाएगा तो एनायन का साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस होगा वह वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को कम पावर से फोर्स करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब कम पावर से अट्रैक्ट करेगा तो कैटायन तो है वह तो अपना सेम साइज का है, तो जो कैटायन होगा वह वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को तेजी से अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर चूंकि एनायन का साइज छोटा है तो यह जितना पावर से बांधे रहेगा उतना कम पावर से यह बांधे रहेगा, और यह कैटायन का साइज दोनों जगहों पर सेम है, तो यह कैटायन इस बड़े साइज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा पावर से खींचेगा, जबकि यह कैटायन इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को कम पावर से खींचेगा, क्योंकि यह भी अपना पावर तो लगा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी पावर लग रहा है, लेकिन यह पावर कम होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, यह हम लोग पहले ही जानते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब हमारा एनायन का साइज बढ़ता है, मैंने क्या कहा, जब किसी भी आयनिक कंपाउंड में एनायन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो कैटायन होता है वह उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को तेजी से खींचता है, और जब तेजी से खींचता है तो ज़्यादा डिस्टर्ब होगा स्ट्रक्चर, और जब ज़्यादा डिस्टर्ब होगा स्ट्रक्चर तो पोलराइजेशन अधिक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एनायन जितना बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा था कि कैटायन जितना छोटा होगा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एनायन जितना बड़ा होगा उतना ही कम बल से वह अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है या रोक सकता है, और कैटायन उतना ही अधिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा।
अतः पोलराइजेशन अधिक होगा। ठीक है, तो जब पोलराइजेशन अधिक होगा तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा जा सकता है, जैसे CaF2 CaCl2 CaBr2, यानी कि इनमें जो कैल्शियम है या कैटायन है वह फिक्स्ड है, लेकिन जो इनके एनायन है वो बदल रहे हैं और इनके साइज बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हमारा घटता जा रहा है। बेसिक सा पॉइंट है, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, बेसिकली एक ही पॉइंट हुआ है। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। जो फजांस ने अगला पॉइंट देखा था, पहले तो उन्होंने 2 पॉइंट्स देखे कि जब हमारा साइज ऑफ कैटायन या साइज ऑफ एनायन बदलते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। उन्होंने फिर अगला पॉइंट यह भी देखा कि जब हमारे कैटायन पर चार्जेस जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कैटायन होता है तो उसमें हम देखते हैं कि 1+ चार्ज होता है, कई ऐसे कैटायन होते हैं जिसमें 2+ चार्ज होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिसमें 3 होते हैं, 4 होते हैं, ये सभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर फजांस ने कहा जितने अधिक चार्ज होंगे कैटायन पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने अधिक चार्ज होंगे कैटायन पर उतना ही पोलराइजेशन अधिक होने लग जाता है, क्योंकि जब चार्ज बढ़ते हैं तो उनके जो पोलराइजिंग पावर होते हैं वो भी बढ़ने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें एग्जांपल पर बात करेंगे। देखो यहाँ पर कहता है कि कैटायन पर जितना अधिक चार्ज होगा उतने ही अधिक फोर्स से वह एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। मैंने आप सभी को बताया ही, क्योंकि जब चार्जेस बढ़ते हैं यानी कि उनके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो अगर बढ़ रहे हैं तो यानी कि उनका जो पोलराइजिंग पावर होगा कैटायन का वह ज़्यादा होने लग जाएगा, और जब वह ज़्यादा होने लग जाएगा तो एनायन को ज़्यादा डिस्टर्ब करने लग जाएगा, और जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को अधिक अट्रैक्ट करेगा, अर्थात कैटायन पर अधिक चार्ज होने के साथ अट्रैक्शन बढ़ता है। क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ता है। अतः आयंस पर अधिक चार्ज के साथ पोलराइजेबिलिटी अधिक हो जाती है या पोलराइजेशन अधिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल Na+ से Al++ की ओर जैसे जैसे कैटायन पर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, जो Cl- होता है, यहाँ पर Cl- लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, Cl- आयन की पोलराइजेबिलिटी अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्लोराइड में कोवैलेंट नेचर बढ़ता है। क्या मैंने कहा कि जैसे जैसे हम Na+ से लेकर जैसे जैसे ही हम Al++ की ओर बढ़ते जाते हैं, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास NaCl है या Al++ है, तो ऐसा देखा गया है कि जब हमारे पास, सपोज कर लेते हैं NaCl है और यहाँ पर हमारे पास AlCl3 होगा, ठीक है, और यहीं पर हमारे पास एक MgCl2 भी पाया जा सकता है। चलो मैं लिख ही देता हूँ MgCl2, ठीक है, 2+ नहीं, यहाँ पर रहेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे हमारे पास कैटायन पर चार्ज बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे ही उनके जो पोलराइजेशन होते हैं वो अधिक होने लग जाते हैं, और इनके जो क्लोराइड आयंस हैं, ये आयंस क्या होते हैं, इनमें कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर भी पाया जाने लग जाता है। इस प्रकार हमारा ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारे पोलराइजेशन अधिक होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये फजांस रूल के 2 पॉइंट हो चुके हैं, बेसिकली कहें तो 3 पॉइंट हो चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट अभी इसमें और बच रहा है, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ें। देखो फजांस रूल में हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया है, लगभग वीडियो 20 मिनट से तो ऊपर हो ही चुका होगा। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट है उसे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ हमें और भी क्वेश्चंस पर बात करना रहेगा, क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो छोटे छोटे रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत अंत करते हैं, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को फजांस रूल समझ में आया है या नहीं, और ऐसे ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।